Hello students, welcome to my channel. Today we are going to start chapter 9 of history. The name of the chapter is Traders, Kings and Pilgrims. आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री. Jagni at the market. Jagni looked forward to the fair in the village. जगनी को गांव में मेले के आने का इंतजार था. She loved to see and touch the pots and pans of shiny steel, bright plastic buckets, cloth printing with brilliant flower designs, and clockwork toys, all of which came from the city. उसको मिट्टी के बर्तन और चमकीले स्टील के बर्तन, चमकीली प्लास्टिक टोकरियाँ, कलरफुल अलग अलग तरह की कलरफुल प्लास्टिक टोकरियाँ, कपड़े जिस पर कि प्रिंटेड फ्लावर्स के डिज़ाइन बने होते हैं और जो चाबी वाले खिलौने हैं उनको देखना और टच करना बहुत अच्छा लगता था और जो वो दूसरी सिटी से आते थे. The men who spread out their wares came in buses and trucks and went back at the end of the day. ये लोग अपना सामान बसेस और ट्रक्स में भरकर लाते थे और वहाँ पर अपने सामान को बेचते थे और दिन ढलने के बाद मीन्स दिन ख़त्म होने के बाद वापस चले जाते थे. Why were they always on the move? She wondered. अब जगनी हैरान थी कि वो ऐसे एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों घूमते रहते हैं. हर मदर एक्सप्लेन दैट दे वर ट्रेडर्स. अब उसकी मदर ने उसको एक्सप्लेन किया कि वो व्यापारी हैं. पीपल हु बॉट थिंग्स वेयर दे वर मेड एंड सोल्ड देम एल्सवेयर. लोग चीज़ें जहाँ पर बनाई जाती थी वहाँ से वो चीज़ें खरीदते थे और दूसरी जगहों पर जाकर उन्हें बेच देते थे. Now, how to find about trade and traders. You read about the northern black polished ware in chapter 8. आप chapter 8 में northern black polished ware के बारे में पढ़ चुके हैं. This fine pottery, especially bowls and plates, were found from several archaeological sites throughout the subcontinent. और ये सुंदर मिट्टी के बर्तन, स्पेशली बाउल्स और प्लेट्स इस सब कॉन्टिनेंट के कुछ आर्कियोलॉजिकली साइट से मिले हैं. हाउ डू यू थिंक इट रीच दीज प्लेसेस. अब आप कैसे पता लगा सकते हैं कि ये जो चीज़ें हैं, मिट्टी के बर्तन हो गए या ये प्लेट्स हो गई, बाउल्स हो गए, ये कैसे उन स्थानों पर पहुँचे होंगे. Traders may have carried them from the places where they were made to sell them at other places. अब जो ये चीज़ सामान है वो दूसरी जगहों पर कैसे पहुँचे होंगे, उनको कौन लेकर गया होगा वहाँ पर. तो वो हैं ट्रेडर्स, व्यापारी. तो जो व्यापारी हैं वो जहाँ पर ये सामान बनते थे वहाँ से इन सामान को लेते थे और दूसरी जगहों पर बेचने के लिए जाते थे. South India was famous for gold, spices, especially pepper and precious stones. अब साउथ इंडिया जो था वो फेमस था किसके लिए, गोल्ड के लिए, मसालों के लिए और स्पेशली इसमें काली मिर्च, मसालों में आती थी काली मिर्च और जो कीमती पत्थर थे उसके लिए साउथ इंडिया बहुत फेमस था. Pepper was particularly valued in the Roman Empire, so much so that it was known as black gold. अब रोमन एम्पायर में काली मिर्च की इतनी वैल्यू थी, इतनी डिमांड थी कि वहाँ पर इसको ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता था. मीन्स जो काली मिर्च थी वो रोमन एम्पायर में बहुत वैल्यू रखती थी और उसको ब्लैक गोल्ड के नाम से जानते थे. सो traders carried many of these goods to Rome in ships across the sea and by land in caravans. इसलिए व्यापारी जो थे वो इन चीज़ों को रोम में लेकर आते थे. किसके थ्रू, समुद्री जहाज़ों के थ्रू या लैंड के थ्रू इन चीज़ों को रोम में लेकर आते थे.
There must have been quite a lot of trade as many Roman gold coins has been found in South India. अब साउथ इंडिया में बहुत सारे रोमन गोल्ड कॉइन्स मिले हैं, जिससे यह पता लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था. नाउ हियर इज अ पोएम अबाउट ट्रेड. ट्रेड के बारे में एक पोएम दी हुई है. सो देखते हैं. वी कैन फाइंड एविडेंस ऑफ ट्रेड इन द संगम पोएम्स. अब हमें संगम कविताओं में से भी ट्रेड के कुछ एविडेंस मिलते हैं. हियर इज वन विच डिस्क्राइब्स द गुड्स ब्रॉट इनटू फुहार, एन इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट. अब एक ईस्ट कोस्ट में मतलब पूर्वी तट के एक पोर्ट पे एक इम्पॉर्टेंट जगह थी जिसे कि फुहार बोला जाता है. वहाँ पर चीज़ें लाई जाती थी. सो हेयर आर ब्रॉड. कौन सी चीज़ें लाई जाती थी देखते हैं. स्विफ्ट प्रैंचिंग हॉर्सेस बाय सी इन शिप्स. समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े. बेल्स ऑफ ब्लैक पेपर इन कार्ट्स. गाड़ियों पर काली मिर्च की बोरियां. जेम्स एंड गोल्ड बोर्न इन द हिमालयाज. और हिमालय से मिलने वाले रत्न और सोना. सैंडलवुड बोर्न इन द वेस्टर्न हिल्स. पश्चिम की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ. द पर्स ऑफ द सदर्न सीज. और दक्षिण सागर के मोती. एंड कोरास फ्रॉम द ईस्टर्न ओशन. और पूर्वी सागर के मूंगा. द यील्ड ऑफ द गंगा एंड द क्रॉप्स फ्रॉम द कावेरी. और गंगा और कावेरी की फसलें. एंड फूड स्टफ्स फ्रॉम श्रीलंका. पोट्री फ्रॉम म्यांमार. और श्रीलंका से फूड स्टफ आता था और म्यांमार से मिट्टी के बर्तन. तो ये सभी चीज़ें जो थी फुहार में लाई जाती थी. एंड अदर रेयर एंड रिच इम्पोर्ट्स. और भी कई ज़्यादा इम्पोर्ट वहाँ पर होता था. ट्रेडर्स एक्सप्लोर्ड सेवरल सी रूट्स. अब व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले अपना व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए. व्यापारियों ने बहुत सारे समुद्री रास्ते खोजे. सम ऑफ दीज फॉलोड द कोस्ट. इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे. देयर वर अदर्स अक्रॉस द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल, where sailors took advantage of the monsoon winds to cross the sea more quickly. कुछ अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल को क्रॉस करते थे और सेलर्स जो थे वो मॉनसून विंड की एडवांटेज लेकर अपनी ट्रैवलिंग जल्दी पूरी कर लेते थे. सो इफ दे वांटेड टू रीच द वेस्टर्न coast of the subcontinent from East Africa or Arabia, they choose to sail with the southwest monsoon. इसलिए यदि सेलर्स को अफ्रीका या अरेबिया के पूर्वी तट से इस सब कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न कोस्ट पर पहुंचना होता था तो वे साउथ वेस्ट मॉनसून के साथ चलना पसंद करते थे. एंड स्टडी शिप्स हैड टू बी बिल्ट फॉर दीज लॉन्ग जर्नीज. और इन लंबी लंबी जर्नीज के लिए, इन लंबी यात्राओं के लिए वो क्या बनाते थे, बहुत मजबूत शिप्स बनाते थे. स्टडी शिप्स मतलब स्ट्रॉन्ग शिप वो बनाते थे. इन लॉन्ग जर्नीज को कवर करने के लिए, लॉन्ग जर्नीज करने के लिए जो सेलर्स होते थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग शिप्स बनाया करते थे. नेक्स्ट आता है न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट. अब समुद्र तट से लगे राज्य. कौन कौन से राज्य थे समुद्र तट से लगे हुए देखते हैं. द सदर्न हाफ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इज मार्क्ड बाय अ लॉन्ग कोस्ट लाइन एंड विद हिल्स, प्लेट्यूज एंड रिवर वैलीज. अब जो इस सब कॉन्टिनेंट के जो सदर्न पार्ट थे उसमें बहुत बड़ा तटीय प्रदेश है, बहुत लॉन्ग कोस्ट लाइन है जिसे तटीय प्रदेश कहते हैं. इसमें हिल्स थे, हिल्स पहाड़ियाँ थी, पठार थे और कई जो हैं रिवर वैलीज थी. रिवर वैलीज मतलब नदी के मैदान है वहाँ पर. Amongst the river valleys, that of the Kaveri is the most fertile.
और इन सभी नदी के मैदानों में से जो कावेरी का मैदान है वो बहुत फर्टाइल है, मीन्स बहुत उपजाऊ माना गया है। Chiefs and kings who controlled the river valleys and the coast became rich and powerful. जो रिवर वैलीज पे और जो कोस्ट के जो चीफ्स होते थे और राजा होते थे जो उनको कंट्रोल करते थे रिवर वैलीज और कोस्ट को, वो बहुत ही ज़्यादा रिच हो गए थे और पावरफुल हो गए थे। संगम पोएम्स मेंशन द मूवेंदर। अब संगम कविताओं में एक वर्ड यूज किया गया है जिसको कि मूवेंदर बोला गया है। सो दिस इज अ तमिल वर्ड। ये एक तमिल का शब्द है, मीनिंग थ्री चीफ्स, जिसका मतलब है थ्री चीफ्स मीन्स तीन मुखिया, यूज फॉर द हेड्स ऑफ थ्री रूलिंग फैमिलीज। और इसको यूज किया गया है हेड के तौर पर। जो ये मूवेंदर वर्ड है जिसको थ्री चीफ्स बोला गया है, इसको हेड के रूप में मेंशन किया गया है ऑफ थ्री रूलिंग फैमिलीज, तीन रूलिंग फैमिलीज के हेड के रूप में इसको यूज किया गया है। और जो वो चीफ्स हैं वो कौन कौन हैं? द चोलास, चेरास एंड पांड्यास। सी मैप 7 पेज 105। आप मैप 7 में देखोगे पेज नंबर 105 पर। हु बिकेम पावरफुल इन साउथ इंडिया अराउंड 2300 ईयर्स एगो। जो 2300 साल पहले, लगभग 2300 साल पहले साउथ इंडिया के बहुत ही पावरफुल राजा थे। Each of the three chiefs had two centers of power, one inland and one on the coast. अब जो ये राजा थे, ये जो मुखिया थे, तीनों मुखिया, इनके पास दो दो पावर ऑफ सेंटर से दो दो सत्ता के केंद्र थे। एक तो इनलैंड में, मतलब एक अंदरूनी हिस्से में था इनका पावर ऑफ सेंटर, और एक कोस्ट पर, तट पर था। ऑफ दीज 6 सिटीज 2 वर वेरी इंपॉर्टेंट। अब इन 6 सिटीज में से जो 2 सिटीज थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। कौन कौन सी? एक तो फुआर और कावेरी पट्टनम, जिसको कि फुआर या कावेरी पट्टनम कहा जाता है। अब फुआर के बारे में आपने पीछे पोयम भी रीड की है, तो ये इसी से रिलेटेड है फुआर। तो फुआर जो था वो एक चीफ की, एक इम्पॉर्टेंट सिटी थी फुआर चीफ की, और इसको कावेरी पट्टनम भी बोला जाता था। द पोर्ट ऑफ द चोलास, जो कि जो चोलास थे उनका पोर्ट था। एंड मदुरई द कैपिटल ऑफ द पांड्यास, और एक मदुरई है सिटी जो कि पांड्यास की कैपिटल थी। जो ये टू सिटीज़ बताई गई थी उस टाइम पे वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, एक तो फुआर और एक मदुरई। द चीफ्स डिड नॉट कलेक्ट रेगुलर टैक्सेस। अब जो चीफ होते थे, जो मुखिया थे, वो रेगुलर टैक्स कलेक्ट नहीं करते थे। इंस्टेड दे डिमांडेड एंड रिसीव्ड गिफ्ट्स फ्रॉम द पीपल। वो क्या करते थे? वो लोगों से गिफ्ट्स की डिमांड करते थे कि लोग उनको गिफ्ट्स देकर जाएं। दे ऑल्सो वेंट ऑन मिलिट्री एक्सपेडिशन। और वो कहाँ जाते थे? मिलिट्री एक्सपेडिशन के लिए जाते थे, मतलब सैनिक अभियान के लिए जाते थे। एंड एंड कलेक्टेड ट्रिब्यूट फ्रॉम नेबरिंग एरियाज। जो वहाँ के जो नेबरिंग एरियाज होते थे, जो पड़ोसी इलाके होते थे, उनसे वो ट्रिब्यूट कलेक्ट करते थे, मीन्स शुल्क कलेक्ट करते थे। They kept some of the wealth and distributed the rest amongst their supporters, including members of their family, soldiers and poets. अब जो भी पैसा उनको मिलता था, वो उन पैसे को कुछ तो अपने पास रख लेते थे, और बाकी बचे हुए पैसे को वो अपने सपोर्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। सपोर्टर्स कौन होते थे? जो उनके जो राजा हो, जो उनके प्लेसेस हैं, जो उनके शासक हैं, उनको वो सपोर्ट करते थे। और इसमें इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ देयर फैमिलीज, उनके फैमिली मेंबर्स को वो पैसा दे देते थे, सोल्जर्स को, सैनिक को वो पैसा दे देते थे। और जो पोइट्स होते थे, उनके जो दरबार में कवि होते थे, उनको भी वो पैसा कुछ दे देते थे। मैनी पोइट्स who whose composition are found in the Sangam collection composed poems in praise of chiefs who often rewarded with them precious stones, gold,
horses, elephants, chariots and fine clothes. अब बहुत सारे पोइट्स की कॉम्पोजिशन मिली है संगम कलेक्शन में, जिसमें कि जो वो पोइट्स हैं वो अपने चीफ की प्रेज कर रहे हैं, अपने जो मुखिया हैं उनकी तारीफ में लिख रहे हैं। और वो जो मुखिया होते हैं वो उनको रिवॉर्ड करते थे, उनको सामान देते थे, किससे, प्रीशियस स्टोन देते थे, गोल्ड देते थे, हॉर्सेस, एलिफेंट्स, रथ और बहुत सारे अच्छे क्लोथ्स उन कवियों को दिए जाते थे। Around 200 years later, a dynasty known as the Satyavahanas became powerful in Western India. अब इसके लगभग 200 साल बाद एक डायनेस्टी आई जिसको कि सत्यवाहन कहा जाता था, जो कि वेस्टर्न इंडिया में बहुत पावरफुल थी। The most important ruler of the Satyavahanas was गौतमीपुत्रा श्री सतकर्णी। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर थे सत्यवाहन के वो कौन थे? गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी। We know about him from an inscription composed on behalf of his mother गौतमी बालाश्री। अब जो हमें जो ये नाम पता चलता है श्री सतकर्णी, वो उसकी मदर ने बताया है, उसकी मदर द्वारा एक दिए गए अभिलेख से हमें पता चलता है। और उसकी मदर का नाम था गौतमी बालाश्री, और उसनी मदर के नाम पर ही जो सत्यवाहन के राजा थे उसका नाम रखा गया गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। He and other Satyavahan rulers were known as lords of the Dakshinapath. Literally, the route leading to the south, which was also used as a name for the entire southern region. अब जो ये श्री सतकर्णी और जो दूसरे सतवाहन थे, वो जो उनके जो शासक थे उनको दक्षिणापथ के राजा कहा जाता था, जिसका मतलब है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। और ये जो नाम था दक्षिणापथ वो पूरे सदर्न रीजन में बहुत फेमस हो गया था। ही सेंट हिज आर्मी टू द ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सदर्न कोस्ट। और जो ये सतकर्णी थे वो अपनी आर्मीज को ईस्टर्न, वेस्टर्न और सदर्न कोस्ट में भेजते थे। सो हियर पार्ट 1 is completed. Part 2 we will read in our next video. Till then, bye bye students.